काल द्रव्य का आख्यान चल रहा था। पेज नंबर 224 पर अथ व्यवहार कालस्य निश्चय कालस्य च स्वरूपम व्यवस्थापयति। अब व्यवहार काल और निश्चय काल का स्वरूप व्यवस्थापित करते हैं। कालो समय निमिष घटिका दिवसादि रूपो व्यवहार काल है। यह जो समय होता है, निमिष होता है, घटिका होती है, ये सभी जो है व्यवहार काल कहलाते हैं। जो हम समय को भी अगर सूक्ष्मतम इकाई के रूप में देखते हैं तो समय की भी सूक्ष्मतम इकाई समय कहलाती है। वस्तुतः हमें समय न कह करके काल कहना चाहिए, है ना। जो आजकल समय समय बोलते रहते हैं ना, क्या समय हुआ तो समय क्या हुआ, ये तो एक तरह से जो टाइम है उसको जो है लोग समय बोलने लगे हिंदी में। लेकिन अगर सुधार करना हो तो इसको हमें काल कहना चाहिए, है ना। काल का मतलब ये होगा कि समय आदि उस काल की पर्याय होंगी। समय कहो 1 घंटा हो गया, मिनट हो गया, है ना, ये सब उसकी पर्याय कहलाएंगी। किसकी? व्यवहार काल की। तो यह एक तरह से व्यवहार में आने वाला जो काल है उसको हमें टाइम के रूप में अगर हम देखते हैं तो उसको काल के रूप में कहना चाहिए। समय कहने से अब ये हो गया कि जो तुम्हारा समय था वो और जो हमारा समय है वो, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया। तुम्हारा समय तो क्या है, जो कुछ भी समय हो रहा है वो सब समय है। और जैन दर्शन में समय किसको कहा है? जो काल की शॉर्टेस्ट यूनिट है उसको समय कहते हैं। तो समय कहने से सिर्फ वो क्षण होता है, एक समय, एक छोटा सा समय, जो सबसे छोटा काल की उत्पत्ति कहना चाहिए, पर्याय कहना चाहिए। अब वो जो छोटा काल है उसको समय कहा गया। बाकी जब वही काल का समय जब बढ़ता जाता है तो फिर वो निमिष, घटिका, घड़ी आदि जिसको बोलते हैं, तो एक घड़ी 24 मिनट की हो जाती है। एक निमिष होता है, जैसे जब तक अपन अपनी आँख की पलक झपकते हैं उसमें एक निमिष हो जाता है, तो वो निमिष मात्र कहलाता है। तो उसमें भी असंख्यात समय हो जाते हैं जब तक अपन एक आँख की पलक झपकते हैं। अब वो सब जो है समय से आगे चलने वाली वह काउंटिंग है, माने समय उसमें असंख्यात समय हो गए। एक बार अपन ने निमेष किया, पलक झपकी, कितने टाइम निकल गया उसमें? असंख्यात समय। तो उसको हमें टाइम कहना चाहिए, है ना। तो ये समझ आ सकता है कि जैन दर्शन में जो समय है वो अलग चीज है, और जो चीजें हैं उसको हम काल के रूप में ही कहें। भाई काल, काल क्या हुआ, है ना। तो काल क्या हुआ भाई? एक घड़ी हो गई, बैठे बैठे कितनी देर हो गई? 24 मिनट हो गया तो एक घड़ी हो गई। 60 मिनट हो गया तो 1 घंटा हो गया, है ना। तो ये काल हो गया, व्यवहार काल इसी को कहते हैं। जो बहुत सारा समय गिन करके इकट्ठा होकर के हमने उसको इस तरह से परिभाषित कर दिया, 60 सेकंड की 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा। तो ये सभी काल की उन समयों की ही संख्या का समूह है। इसलिए जब हम पूछते हैं समय क्या हुआ,
तो सबके दिमाग में वही आ जाता है, समय का मतलब जो भी घड़ी घंटा है वो सब समय है बस। लेकिन जैन दर्शन में समय क्या मतलब क्या है? सिर्फ एक इकाई, काल की जो इकाई है उसका नाम समय है, तो वो सबसे छोटा समय है। तो इसलिए ये सोच रहा था कि हमको कम से कम अपने जैन दर्शन के अनुसार कभी भी पूछना पड़े तो समय क्या हुआ ऐसा ना पूछ करके काल क्या हुआ ये पूछना चाहिए। ये इसलिए बता रहा था। अगर आपको अपने जैन दर्शन का ये समय सुरक्षित रखना है तो क्या पूछना चाहिए? काल क्या हुआ। तो टाइम माने वैसे काल ही होता है। अब समय के रूप में हम उसको मानने लग गए तो वो समय चलने लग गया। तो काल क्या हुआ? तो छोटा समय हुआ, छोटा काल हुआ तो निमेष मात्र हो गया। डरने की क्या बात है? काल माने टाइम माने भी तो काल ही होता है ना। स्पेस एंड टाइम, स्पेस माने क्षेत्र हो गया, टाइम माने काल हो गया। तो टाइम बोलो तो फिर भी ठीक है, काल बोलो हिंदी में तो काल बोलो। समय बोलने से तो जो है वो समय फिर व्यवहार काल की जो समय रूप इकाई है वो छूट जाती है, ऐसा। तो इसलिए जो है समय पूछने का मतलब ये होना चाहिए काल क्या हुआ। ये सब व्यवहार काल की इकाइयां हैं। तो समय भी एक व्यवहार काल की सबसे सूक्ष्म इकाई है, छोटी इकाई है ना। तो 2 बज गया, 4 बज गया तो ये काल हो गया। काल, अभी क्या काल चल रहा है? 3 है, मध्याह्न काल तो है ही। लेकिन समय भी जो हम टाइम भी पूछते हैं, अभी क्या काल है, क्या बज रहा है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या बज रहा है, घड़ी के हिसाब से क्या बज रहा है, काल क्या चल रहा है। तो टाइम भी इसी तरह से पूछा जा सकता है, 3:15 है। तो इस तरह से ये काल के रूप में इस तरह से व्याख्यायित होना चाहिए। तो ये तुम्हारा समय जो है ना बचा रहेगा। जो शास्त्रों में समय लिखा हुआ है इकाई के रूप में, वो फिर आपको जानने में आएगा। तो ये समय की व्यवहार काल की सबसे जो छोटी इकाई है, उसी के ये रूप जितने भी हैं ये सब बढ़ते हुए चले जाते हैं। सच कथम भूत परिणाम भवो मंद गति रूपेण अड़ो अड़वंतर व्यतिक्रमणम नयन पुट विघटनम जल भाजन हस्त विज्ञान रूप पुरुष चेष्टितम दिनकर बिंब गमनम बिंबागमनम इत्येवं स्वभाव पुद्गल द्रव्य क्रिया पर्याय रूप परिणाम। अब ये सब जो भी हम घड़ी घंटा आदि जो जानते हैं, ये सब क्या कहलाया? व्यवहार काल। क्या बोलते हैं इसको? हाँ। अब ये व्यवहार काल भी कैसे उत्पन्न होता है? तो परिणाम से उत्पन्न होता है ना। परिणाम माने क्रिया, परिणमन, उससे उत्पन्न होता है। तो देखो बहुत अच्छा यहाँ पर कथन किया जा रहा है कि सबसे छोटा परिणाम क्या है? समय। एक समय हो गया तो क्या हो गया? ये परिणाम हो गया। तो सबसे छोटा काल का परिणाम क्या है? समय। तो समय किससे जाना जाता है? मंद गति रूप से एक अणु दूसरे अणु को जब तक व्यतिक्रमण करता है, यानी उसका उल्लंघन करता है, उसमें जो टाइम लगता है उसको एक समय कहा जाता है। समय किससे नापा जाता है? एक अणु का दूसरे अणु को उल्लंघन करने में, उसको क्रॉस करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? समय। तो ये इतना छोटा सा टाइम होता है।
बच्चों इधर देखो। सब पीछे देख रहे हैं, हम जैसे देख रहे हैं वो तो हमें देख ही नहीं रहा। इधर देखो, इधर। अभी मेरे पास 4 आंखें हैं, है ना। तो स्वाध्याय करते समय इधर उधर का कोई भी खेल तमाशा नहीं करना, है ना। मंद गति रूप से जब एक अणु का दूसरे अणु में उल्लंघन होता है तो उसमें जो टाइम लगा उसका नाम क्या कहा गया? समय, है ना। इसी तरह से नयन पुट विघटनम, जो हमारे नयन पुट हैं ये जो है चिपक गए, खुल गए, इसमें जो टाइम लगा वो क्या? उसको बोलते हैं निमिष, है ना। तो ये जो वर्तमान में विज्ञान की जो इकाइयां बन गई हैं, घंटा, मिनट, सेकंड वाली, पहले ये इकाइयां ये चलती थी, है ना। निमिष, समय, घटिका, ये इकाइयां चलती थी पहले, है ना। तो इस तरह से नयन पुट को विघटन करने में जो टाइम लगा उसका नाम हो गया निमिष। फिर एक पात्र में जल रखा जाता था और फिर उसी के विज्ञान के अनुरूप जल भाजन हस्त विज्ञान रूप, है ना। यानी जल के बर्तन के लिए अलग का है और हाथ का वैज्ञानिक अलग का है। आदि रूप जो पुरुष की चेष्टताएं होती हैं उनसे भी जो है कुछ नापा जाता था, वो क्या कहलाता था? घटिका। जैसे एक विशेष बर्तन बनाया और उस बर्तन में पानी भर दिया और उसमें एक बहुत ही माइन्यूट एक छिद्र हो गया, तो वो बर्तन खाली होने में जितना टाइम ले लेता है, या उसका एक नाप रहता था कि यहाँ से इसका पानी जब यहाँ तक आ जाएगा तो समझ लेना क्या हो गया? 1 घड़ी हो गई। ऐसे जो है पहले ये स्केल चलते थे। क्या? जल की घटिका मतलब? अच्छा, कितनी देर में पूरा खाली हो जाता? तो ये एक समय को, टाइम को या कहें काल को नापने की यह विधि पुरानी थी, आज भी कह रही हैं झालरापाटन में आज भी उपलब्ध है। झालरापाटन का मंदिर, शांतिनाथ भगवान का मंदिर, ठीक है। ऐसे ही हस्त विज्ञान का मतलब भी ऐसा ही है कि जो है हाथ के अनुसार जो है वो जो है कितना एक घड़ी में कितना नीचे आ गया हाथ के अनुसार, है ना। वो जो है उसका स्केल जो है इसी तरह से किया जाता होगा। तो ये सब पुरुष की चेष्टाओं के द्वारा होने वाला घड़ी का काल है। फिर कहते हैं दिनकर बिंब के आगमन से भी काल नापा जाता है, जो दिवस आदि के रूप में होता है ना। दिन किससे नापा जाता है? जब दिनकर का बिंब आगमन माने आ जाए, सूर्य का आगमन हो जाए तो दिन हो गया, और सूर्य का गमन हो गया तो रात्रि हो गई। इस तरह से दिन और रात्रियों को नापा जाता है। तो ये सभी जो चीजें हैं, ये इन सब परिणामों से ही इन समय को जाना जाता है। पुद्गल द्रव्य क्रिया पर्याय रूप है परिणाम। जो ये परिणाम होते हैं ये सब किसकी क्रिया रूप होते हैं? पुद्गल द्रव्य की क्रिया की पर्याय रूप ये सब परिणाम है ना। इन सब में समय हो, निमेष हो, घटिका हो, दिवस हो, इन सब में किसका परिणाम देख रहे हैं अपन? पुद्गल द्रव्य का ही क्रिया का परिणाम देख रहे हैं। तेन व्यज्यमानत्वात् प्रकटीक्रियमाणत्वात् हेतोर व्यवहारेण पुद्गल परिणाम भव इत्युपनीयते। हाँ, इसलिए इसी परिणाम से वह व्यज्यमान होता है। व्यज्यमान माने प्रकट होता है, जाना जाता है, अभिव्यक्त होता है। इसी तरह के परिणामों से ये अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। इस हेतु से
व्यवहार से यह पुद्गल परिणाम से उत्पन्न हुआ है, ऐसा जानने में आता है। यानी जो काल है ये व्यवहार से पुद्गल परिणामों से उत्पन्न होता है, या यूं कहें व्यवहार काल पुद्गल परिणामों से उत्पन्न होता है। जो भी हमारे व्यवहार में आता है, व्यवहार का मतलब जो अपनी बोलचाल में आता है, व्यवहार में जो उपयोग में आता है, वो सारा का सारा काल किससे जानने में आता है? पुद्गलों की परिणमन से, उनकी क्रियाओं से। परमार्थेन तो कालाणु द्रव्य रूप निश्चय कालस्य पर्याय। परमार्थ से देखें तो कालाणु का जो द्रव्य रूप निश्चय काल है उसकी ये सभी पर्याय हैं। यानी दो तरह से इस व्यवहार काल को हम देख सकते हैं। एक तो पुद्गलों के परिणमन से जानने में आने वाला, और दूसरा जो निश्चय काल है, जो निश्चय काल कालाणु के रूप में व्यवस्थित है लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर, उस काल का जो पर्याय है उसको भी परिणाम कहा जाता है, क्योंकि ये सब उसी की पर्याय है। तो निश्चय से तो ये अपने काल द्रव्य की पर्याय है, समय किसकी पर्याय है? अपने काल द्रव्य की। लेकिन चूंकि ये एक अणु से दूसरे अणु को जानने में जितना समय लगता है उसको समय कहा गया, तो ये व्यवहार से जानने का तरीका बताया। तो समय व्यवहार काल के रूप में जब जाना जाएगा तो वह पुद्गल के परिणमन से जाना जाएगा, और उस समय को अगर हम वास्तव में देखें तो ये किसका पर्याय है, किसका परिणमन है? तो ये निश्चय काल द्रव्य का पर्याय है, परिणमन है। परिणामो दब्ब काल संभूतो अड़ो अड़वंतर व्यतिक्रमण प्रवृत्ति पूर्वोक्त पुद्गल परिणामस्तु शीतकाले पाठकस्य अग्निवत कुंभकार चक्र भ्रमण विषय अधस्तन शिलावत बहिरंग सहकारी कारणभूतेन कालाणु रूप द्रव्य कालेन उत्पन्नत्वात् द्रव्य काल संभूत। देखो ये कितना अच्छा साइंस है कि जो भी हमारे सामने समय, ये टाइम आता है, टाइम का जो हम विभाजन करते हैं उसमें दो चीजें काम करती हैं, है ना। एक तो व्यवहार काल के रूप में वह जो टाइम काउंट किया जाता है, तो उसमें एक तो पुद्गल का परिणमन और दूसरा उस निश्चय काल द्रव्य काल की पर्याय, है ना। ये काल कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? तो ये द्रव्य काल की सभी पर्याय हैं। तो अणु से अणुअंतर रूप जो व्यतिक्रमण आदि जो पहले कहा है वो पुद्गल का परिणाम, तो वास्तव में कहाँ से उत्पन्न होगा? तो वह निश्चय काल से ही उत्पन्न होगा। द्रव्य काल जिसको कहते हैं, निश्चय काल कहो या कल कहा था ना, निश्चय काल माने द्रव्य काल। तो ये समय आदि किसके परिणाम हैं? वास्तव में परमार्थ इसको बोलते हैं। तो निश्चय से या परमार्थ से या वास्तव में ये सभी द्रव्य काल से उत्पन्न हो रहे हैं। तो वो द्रव्य काल कैसे काम करता है? तो द्रव्य काल जो है एक तरह से ऐसे काम करता है, जैसे उदाहरण दिए हैं। शीतकाल में अगर हम पढ़ते हैं तो जैसे हमें अग्नि की जरूरत पड़ती है। पाठक को शीतकाल में पढ़ने के लिए क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। क्यों चाहिए? शीतकाल में अग्नि क्यों चाहिए? क्योंकि शीतकाल में ठंड लगती है। तो पढ़ने के लिए थोड़ी सी आग आसपास होनी चाहिए। तो वो आग क्या करेगी? वो जो है पढ़ने में आपको थोड़ा सा सहायक बनेगी। तो वो पढ़ा नहीं रही है लेकिन वो पढ़ने में सहायक है। तो शीतकाल में जैसे विद्यार्थी के लिए अग्नि पढ़ने में सहायक होती है, और इसी तरह से कुंभकार का जब चक्र भ्रमण करता है तो उसके नीचे की जो शिला होती है
कीली जिसको बोलते हैं, वो उसके लिए सहायक होती है। कितना चक्कर घूम लिया, कितना घूम लिया, ये हम ऊपर से गिनेंगे। एक चक्कर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अगर गिनेंगे तो ऊपर से गिनेंगे। लेकिन वो चक्कर भी किसके सहारे चक्कर हो रहा है? तो वो नीचे की जो कीली है उसके सहारे हो रहा है ना। ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण इसी तरह का, ये बहिरंग सहकारी कारणभूत हैं। यानी ये 2 ही उदाहरण दिए। इन दोनों उदाहरणों में ये क्या बताया जा रहा है कि जो द्रव्य काल है वो कैसा है? बहिरंग जो है सहकारी कारणभूत है, और कालाणु रूपी इस द्रव्य काल से ही ये सब द्रव्य काल उत्पन्न होता है। इसलिए इसको भी हमें कहना चाहिए कि ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है वो किससे हो रहा है? तो वो द्रव्य काल से उत्पन्न हो रहा है। यानी पुद्गलों का भी जो परिणमन हो रहा है वो किससे हो रहा है? द्रव्य काल से हो रहा है। तो द्रव्य काल इसी तरह का है जैसे बताया गया, कुम्हार के चाक की कीली की तरह, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए अग्नि की तरह, और भी कुछ कहा जा सकता है। हाँ, गर्मी में एसी चलेगा। हाँ, तो बैठ जाएगा, क्यों नहीं बैठ जाएगा। तीसरा उदाहरण ये भी बन जाएगा। जैसे गर्मी में पढ़ने पढ़ाने के लिए थोड़ा सा हवादार स्थान हो तो पढ़ने पढ़ाने में मन लगता है। नहीं तो क्या होगा? एक दूसरे की चुंटी लोगे, चुंटी क्या बोलते हैं, एक दूसरे से है ना खेल करके अपनी नींद भगाओगे। तो ये परिणाम जो उत्पन्न होता है ये इसी तरह के, ये सब उदासीन कारण होते हैं, है ना। ये सभी सहयोगी कारण के रूप में कहे जाते हैं। कोई भी कारण हो सकते हैं। अब पढ़ना है तो पढ़ना तो बाद में है, पहले भोजन भी होना चाहिए, है ना। पेट में भोजन होगा तो दिमाग चलेगा, तो भोजन भी जो है उसके लिए सहकारी कारण है पढ़ने के लिए, केवल एक आ गई थोड़ी ना है। हाँ, तो भोजन भी सहकारी कारण है। लेकिन वो भोजन कब होना चाहिए? तो पढ़ने से कम 1-1.5 घंटे पहले होना चाहिए, ताकि उसका जो प्रमाद है भोजन को, भोजन के बाद होने वाला जो प्रमाद है वो निकल जाए। तो फिर वो भोजन तुम्हारे लिए फिर सहयोगी बन जाएगा। और तुरंत भोजन करके पढ़ने बैठ जाओगे तो प्रमाद आएगा सो आएगा ही। अगर तुमने उस प्रमाद को जीत भी लिया ना तो भी तुम्हें दिन भर सिर भारी रहेगा। अगर तुमने भोजन के तुरंत बाद पढ़ करके दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर डाला तो दिन भर फिर आपके लिए थकान रहेगी, दिन भर फिर आपको भारी लगेगा और आपको भीतर से ऐसा लगेगा कि ताकत नहीं है अब कुछ सोचने की, करने की। फिर दिन भर आपके लिए ऐसा लगेगा। सो जाना चाहिए। देखो दाऊ जी महाराज क्या बता रहे हैं। अच्छा। ऐसा कहेंगे तो फिर यही सब करने लगेंगे ये लोग। महाराज कह रहे हैं मार के भाग जाना चाहिए और खा के सो जाना चाहिए। नहीं भागोगे तो पिट जाओगे। तो ऐसा कुछ है ना मुहावरा चलता होगा जबलपुर साइड। तो बता रहे हैं, अच्छी बात है। देखो ऐसा है, ऐसा अपन कहेंगे तो फिर ये लोग मार पीट के भागने के लिए तैयार रहेंगे, फिर ये मार पीटेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। और खाने के बाद सोने की जरूरत नहीं है ना। सोना नहीं चाहिए। खाने के बाद में सोना नुकसानदेह होता है। सिर्फ जो है आपको एक तरह से बाईं करवट 10 मिनट के लिए लेटना चाहिए, है ना। हाँ, तो उससे जो भोजन किया है वो जो है भारीपन जो पेट को देता है वो हल्का हो जाता है। सिर्फ सोना नहीं चाहिए। सोने से तो क्या होगा, आपके लिए कफ का विकार आ जाएगा, कफ की वृद्धि होती है। दिन में सोओगे तो कफ बढ़ेगा, हाँ, तो वो नुकसानदेह होगा आपके शरीर के लिए। सुन रहे हो? इसलिए दिन में सोना नहीं चाहिए।
सिर्फ जो है भोजन के बाद 10 मिनट भी पर्याप्त है, 10 से 15 मिनट बस। सिर्फ जो है अगर लग रहा हो कि अगर आज अपन ने ज़्यादा बाटी खा ली है और ज़्यादा है ना भारी हो गया है रसगुल्ला खाने से, तो अब खिचड़ी खा के आओगे तो फिर लेटने की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो हल्का करोगे तो कोई लेटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोने की तो बात ही नहीं है, सोने से तो स्वास्थ्य खराब होता है दिन में। कभी कभार बहुत थके हुए हो तो अपने आप नींद आ जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसी आदत रोजाना को नहीं बनानी चाहिए, है ना। तो ये सब भी सहकारी कारण है पढ़ने के लिए। इसी तरह से ये जो कालानुरूप द्रव्य काल है, ये भी बाहरी जो है सहकारी कारण के रूप में रहता है। उसी तरीके से इनके परिणमन में यह द्रव्य काल से उत्पन्न हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता है। हाँ, वही शिलाई बोलते हैं उसको, अधस्तन शिला, वो कीली को ही बोलते हैं। पहले भी आ चुका है ये पढ़ने के बाद, है ना। समो निमिषो नाली, वो पहले आया था ना उस गाथा में। दोंडम ए सहावो द्वयोर निश्चय व्यवहार कालियो इस पूर्वोक्त स्वभाव है। इस तरह से निश्चय और व्यवहार काल दोनों का ही ये स्वभाव है। सकिम रूप है, व्यवहार काल है। पुद्गल परिणामेन व्यज्यमानत्वात् परिणामजन्य। ये जो व्यवहार काल है पुद्गल परिणाम से उत्पन्न होता है, इसलिए उसको परिणामजन्य भी कहा है। और निश्चय कालस्तु परिणाम जनक, और निश्चय काल जो है वो उस परिणाम का जनक है ना। एक तरह से इसमें एक परिणाम जन्य है और एक परिणाम जनक है। ये बहुत अच्छा है, नया प्रयोग है, नया शब्द है ये, जन्य और जनक, है ना। हाँ, निश्चय काल जो है उस परिणाम का जनक है। जो परिणाम पुद्गल का हो रहा है वो उस परिणाम का मूल रूप से जनक माने पिता तो वही है। जनकपुरी है। तो निश्चय काल जो है वो उस क्रिया का या जो परिणाम हो रहा है व्यवहार काल के रूप में, समय आदि के रूप में, वो उसका मूल जनक कौन है? जनक तो इसी को बोलते हैं ना जो उसकी उत्पत्ति का कारण हो, उत्पत्ति कराए। तो मूल कारण उसका जनक कौन है? निश्चय काल है। बिना निश्चय काल द्रव्य के तो ये कोई पर्याय होंगे ही नहीं, तो ये उसका कहलाया जनक। अब जन्य क्या होता है? जो उससे उत्पन्न होने योग्य है वो जन्य कहलाया, है ना। यानी ये जो व्यवहार काल है समय निमिष आदि के रूप में, ये पुद्गल परिणामों से अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है, उससे प्रकट हो गया, इसलिए यह जन्य कहलाया। किसका जन्य कहलाया? इन पुद्गल के परिणाम का यह जन्य कहलाया। पुद्गल परिणाम से उत्पन्न होने योग्य, है ना। एक तो जिसने उसको उत्पन्न किया वो हो गया जनक, और जो उससे उत्पन्न होने योग्य है वो हो गया उसका जन्य, है ना। जैसे आपने कोई भोजन बनाया, कुछ भी आपने मान लो पराठा बनाया, है ना, तो उस पराठा बनाने के लिए आप उसके जनक कहलाएंगे। बनाने वाला कौन? जिस महिला ने बनाया वो उसका हो गया जनक। और जो आटा था लोई जिसका वह पराठा बन गया, है ना। अब अगर मान लो आप लोग उसका मतलब मक्के का आटा लेकर के बैठ गए हैं और उसका नहीं बन पाया, तो वो पराठा सही किसका बनेगा? तो वो गेहूं के ही आटे का बनेगा, क्योंकि वो तो बिखर जाएगा मक्के के मक्का वाला। और अगर आटा नहीं बनाया उसका तो वैसे ही बिखरा बिखरा सा रहेगा। तो वो जो जन्य कौन? तो जो उससे उत्पन्न होने योग्य है, माने गेहूं के आटे से ही वह पराठा उत्पन्न होने योग्य है। तो पराठा जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है वो किसके द्वारा? तो आटे के द्वारा, है ना।
लेकिन बनाने वाला कौन? तो वो उसका मूल कारण, वो जनक। ऐसे ही जो भी समय, निमिष आदि ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, इसके जनक कौन? तो द्रव्य काल, निश्चय काल, जो कालाणु के रूप में व्यवस्थित है, और उससे उत्पन्न होने योग्य ये परिणाम है। तो वह परिणाम जो एक अणु से दूसरे अणु में चला गया, इसने समय को हमने समय कह दिया, है ना। एक निमिष जो नयन पुट का विघटन हो गया, उसको हमने निमिष कह दिया। ये उस परिणाम को उत्पन्न होने योग्य वाले ये परिणाम जन्य कहलाएंगे। तो पुद्गल परिणामों से उत्पन्न होने योग्य है व्यवहार काल, और निश्चय काल उसका जनक हुआ। तो ये दोनों चीजें व्यवहार काल के लिए ही कही जा रही हैं। यानी जो भी व्यवहार काल है, समय, निमिष, घटिका, घंटा आदि, इसमें दो चीजें काम कर रही हैं, एक निश्चय काल और एक पुद्गलों के परिणमन। तो निश्चय काल उसका जनक कहलाएगा, और जिन पुद्गलों के परिणमन से उसको जाना जा रहा है कि भाई 1 घंटा हो गया, भाई सूर्य कल आया था, अब आज फिर पूरा सूर्य का चलना होता रहा, अब कल फिर आया। तो एक बार सूर्य के आने के बाद दूसरी बार फिर जब सूर्य आया तो 24 घंटे हो गए, है ना। तो ये जो दिवस बना, ये दिवस किसके परिणाम से बना? तो ये पुद्गल रूप जो सूर्य का बिंब है, ये परिणमन कर रहा है, इसकी क्रिया के परिणाम से उत्पन्न हुआ। तो ये पुद्गल परिणाम जन्य कहलाएगा। दिवस, एक दिवस सूर्य बिंब के परिणाम से उत्पन्न हुआ, लेकिन जनक कौन है इसका? दिवस उत्पन्न होने योग्य किससे हुआ? जन्य। तो सूर्य के बिंब के परिणमन, घूमने से। और इसका वास्तव में जनक कौन है? तो निश्चय काल है ना। तो निश्चय काल कहलाया जनक, और ये जो सूर्य के बिंब का जो घूमना हो रहा है, ये उसका हुआ जन्य। इन दोनों के साथ में हमने कहा ये 1 दिन हो गया, है ना। तो दिन के लिए जन्य और जनक का ऐसा संबंध बनता है। सूर्य के गमन आगमन से तो वो उत्पन्न होने योग्य हो गया, और वास्तव में वो उसका जनक है, निश्चय काल है। तो यूं कह सकते हैं, जो भी कोई भी घड़ी घंटा आदि हम व्यवहार करते हैं, उसमें निश्चय काल तो सबके लिए ही है, जनक है। बस व्यवहार के लिए अलग अलग तरह की चीजें बनती रहती हैं। तो व्यवहार काल में वो सब उसके जन्य कहलाएंगे, जनक नहीं कहलाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान का जो विज्ञान है, साइंस है, ये पुद्गल के परिणाम से अभिव्यक्त होने के कारण से ये जन्य की तो खोज कर ली इसने, है ना, कि 60 सेकंड का 1 मिनट बना दिया, 60 मिनट का 1 घंटा बना दिया, और वो घड़ी के अंदर सेट कर दिया। तो ये इसने क्या कर लिया? इसने जन्य की बात बता दी। 1 घंटा कब उत्पन्न होने योग्य हो जाएगा? जब मिनट की सुई, है ना, वो घूम जाएगी, और वो 60 मिनट जब पूरे हो जाएंगे तो वो 1 घंटा हो जाएगा। तो ये जो विज्ञान ने बनाया, जन्य की बात करी, जनक की बात नहीं जानता विज्ञान कि इसका भी जनक कौन है, ये समझ सकते हैं, है ना। तो जन्य जनक भी संबंध होता है, जैसे ज्ञेय ज्ञायक संबंध होते हैं, है ना, कार्य कारण संबंध होते हैं, ऐसे जन्य जनक संबंध जानना चाहिए। कोई भी घड़ी घंटा मिनट दिवस आदि जो हम व्यवहार कर रहे हैं, इनमें कौन सा संबंध चल रहा है? जन्य जनक ये संबंध चल रहा है। तो जनक तो सबका एक ही है, और जन्य अनेक हैं, अलग अलग इकाइयों के अलग अलग जन्य कहलाएंगे। ये इस तरह से इसको अच्छा समझा जा सकता है। पुद्गल परिणामेन व्यज्यमानत्वात् परिणामजन्य निश्चय कालस्तु परिणाम जनक। समय रूपो व्यवहार काल है, क्षणभंगुर है। ये जो समय रूप व्यवहार काल है, ये तो क्षणभंगुर होता है। स्वकीय गुण पर्याय भावत्व पर्याय आधारत्वेन सर्वदैव अविनश्वरत्वात् द्रव्य कालो नित्य इति। तो ये काल क्षणभंगुर भी है और नियत भी है, दोनों तरह के काल बन रहे हैं। तो क्षणभंगुर काल कौन सा कहलाएगा? जो व्यवहार काल है, समय रूप है, वो तो हो गया क्षणभंगुर, वो क्षण क्षण नष्ट हो रहा है।
और नियत काल कौन सा है? तो जो अपने गुणों की पर्यायों के आधार रूप से हमेशा बना रहता है वो द्रव्य काल को नित्य कहा जाता है, वो नित्य है। तो जनक जो है वो नित्य है, द्रव्य काल जो है वो नित्य है। बाकी जो जन्य चीजें हैं जिसके परिणमन से सब चीज जानी जाती हैं वो सब क्षणभंगुर है ना। इस तरह से हम दोनों तरह से काल को जाने, क्षणभंगुर भी है काल और काल नित्य भी है। यत्र यद्यपि काल लब्धि वशेन भेदा भेद रत्नत्रय लक्षणम मोक्ष मार्गम प्राप्य जीवो रागादि रहित नित्यानंदैक स्वभावम उपादेय भूतम पारमार्थिक सुखम साधयति तथा जीवस तस्युपादान कारणम न च काल इति अभिप्राय। देखो कितनी अच्छी बात कही है, ये पॉइंट नोट करके रखा करो पंडित जी। क्या कहते हैं? यद्यपि सब जगह यही कहा जाता है, जब भी कभी ये जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त करेगा तो किससे करेगा? काल लब्धि से करेगा। सभी ग्रंथों में हर काम के लिए क्या लिखा रहता है? सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा तो काल लब्धि चाहिए। कोई मोक्ष मार्ग पर चढ़ने योग्य जो है उपसम श्रेणी छपक श्रेणी आदि की प्राप्ति करेगा तो काल लब्धि से करेगा। केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो काल लब्धि से कर ली, कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई तो काल लब्धि से हो गई। तो भैया सब काम काल लब्धि से होते हैं क्या? है ना। मर गया तो काल लब्धि से, जी गया तो काल लब्धि से, कोई उपलब्धि हो गई तो काल लब्धि से। तो कहते हैं यद्यपि, ये यद्यपि शब्द कब लगाया जाता है? यद्यपि काल लब्धि से भेद अभेद रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेता है ये जीव। यद्यपि, यद्यपि मतलब ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब क्या होता है? यदि कभी, वो यद्यपि के ही सेंस में आता है, यद्यपि उसी को बोलते हैं। यदि कभी का मतलब भी वही हो गया। यदि अपि, अपि माने भी, यदि भी, यदि कभी एक ही बात है। हालांकि, हाँ हालांकि ये भी ठीक है, हालांकि यद्यपि भी चलता है। यदि कभी ऐसा हुआ, यदि कभी काल लब्धि के बस से वह भेद अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लिया जीव, रागादि से रहित नित्य आनंदिक स्वभावभूत उपादेय भूत पारमार्थिक सुख की उसने साधना भी कर ली, उसको साध लिया, तो भी जीव ही उसका उपादान कारण है, काल नहीं है, यह जानना चाहिए, है ना। अब वैसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग उपादान कारण को ही बल देते हैं ना, सब काम उपादान कारण से ही होते हैं। तो यहां के काल लब्धि पे क्यों टिक जाते हो आप लोग? जब सब काम उपादान के ही बल से होते हैं तो इसमें फिर काल लब्धि का आग्रह क्यों करते हो कि भाई जब काल लब्धि आएगी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, काल लब्धि आएगी तो चारित्र ग्रहण हो जाएगा, काल लब्धि आएगी तो अपने आप मोक्ष मार्ग के योग्य महाव्रत आदि प्राप्त हो जाएंगे। तो ये सब काल लब्धि पे छोड़ देते हो और बाकी दिन भर चर्चाएं करते हो उपादान की। दोहरी नीतियां क्यों अपनाते हैं ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग? जब आपको उपादान पे ही बल देना है तो काल लब्धि को अलग रखो। काल लब्धि तो उपादान नहीं है ना, उपादान कारण अगर जीव का ही है तो बस आप उस पारमार्थिक सुख की साधना करो, वो जीव के ही उपादान कारण से होगी और वो पारमार्थिक सुख ही आपके लिए उपादेय भूत है। काल तो है, तो इस हे द्रव्य को इतना सिर क्यों चढ़ा रखा है कि जो भी काम होगा वो काल लब्धि से होगा। तो भाई यद्यपि में और वास्तव में अंतर होता है कि नहीं होता? तो वो वास्तविक को तो आप मानते हो, भाई निश्चय की बात करो। तो जो यद्यपि है हालांकि है ये तो सब व्यवहार में चला गया ना, ये तो व्यवहार की भाषा हो गई। तो आप लोग तो परमार्थ को मानने वाले हो ना, निश्चय की बात करो, व्यवहार में क्या है?
तो काल लब्धि कोई निश्चय से होती है क्या? काल लब्धि तो हालांकि ही है ना, यद्यपि है, व्यवहार से ही है, बस ये होना चाहिए। तब तो कहा जाए कि हाँ आप न्याय नीति के अनुसार व्याख्यान कर रहे हो। तो दुनिया में हर जगह तो निमित्त की काट करो, निमित्त कुछ नहीं होता, निमित्त कुछ नहीं होता, निमित्त कुछ नहीं होता है। और जब चारित्र ग्रहण करने की बात आ जाए तो काल लब्धि से हो जाएगा। कोई भी थोड़ा सा नियम संयम की बात आ जाए तो काल लब्धि से हो जाएगा, क्या खाक हो जाएगा। तो ये दोहरी नीतियां अपनाने से व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। तो विचारधारा व्यवहार और निश्चय की ही अगर बनानी है तो फिर इसी तरह से बनानी चाहिए। हर कार्य में ही सोचना चाहिए निश्चय से कारण क्या और व्यवहार से कारण क्या। तो इस तरह के भी जो मोक्ष मार्ग प्राप्त होते हैं, इसको प्राप्त करके भी जीव पारमार्थिक सुख तब साधता है जब वो राग आदि से रहित नित्य आनंदयिक स्वभाव की अनुभूति रूप उपादेय भूत अपने जीवत्व को साधता है ना। मतलब राग आदि से रहित होने की साधना करेगा तब उसके लिए वह आनंद की अनुभूति होगी और उसी को वह पारमार्थिक सुख कहा जाएगा। तो ये भी जो है उपादान कारण तो इसका जीव ही रहेगा, लेकिन ये भी काल लब्धि से व्यवहार से होगा। तो काल लब्धि प्रमुख नहीं हो गई है ना। जिस काल में आपके लिए इस तरह की साधना हो गई वही आपकी काल लब्धि हो गई। अब अभी उन्होंने इस पिछली टीका में तो कुछ नहीं कहा ना। अरे भाई तो सब महाराज भी अलग अलग बोलते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, कोई भी अमृतचंद जी महाराज ने भी कहाँ लिख दिया कि काल लब्धि से ही सब काम होता है, वही उपादान कारण, ऐसा तो कहीं नहीं लिख दिया ना उन्होंने। तो काल लब्धि का भी उपादान कारण तो नहीं हो सकता ना जीव के किसी भी परिणाम का। तो वो उपादान कारण जब नहीं है तो उसको हम इतना वजन क्यों देते हैं, इतना भाव क्यों देते हैं उसको, हमेशा उसकी चर्चा करके ही जो है हर चीज को नकारते क्यों है। तो ये भी इन वाक्यों से सीखना चाहिए कि जो उपादान कारण पर यदि आप ध्यान रह रहे हैं तो फिर आप अपने उपादान को राग आदि से रहित बनाने के लिए ही पुरुषार्थ करें। तो उसके लिए फिर काल लब्धि आएगी तब हो जाएगा, ऐसा क्यों कहना पड़ता है आपको, है ना। तो ये जो है काल हमेशा इसीलिए हे कहा गया है। आत्मोपादान सिद्धम तथा चौक्तम इति, ये भी कहा गया है। क्या कहा गया है कि जो मोक्ष होता है वो अपने आत्मा के उपादान से ही सिद्ध है, काल लब्धि से सिद्ध नहीं है। ये कहने के लिए यहाँ पर ये रेफरेंस के रूप में सिद्ध भक्ति का ये वाक्य दिया है। यानी वहां पर भी आचार्य पूज्यपाद सिद्ध भक्ति में यही कह रहे हैं, सिद्धि किससे मिलती है? आत्मा के ही उपादान बल से सिद्धि मिलती है। तो बाकी की जो चीजें हैं वो सब काल लब्धि के रूप आदि जो चीजें हैं वो सब व्यवहार से हैं, लेकिन मुख्य कारण आपकी आत्मा का उपादान है। तो आप उसको उसी रूप में मानिएगा। इसलिए काल लब्धि आदि के लिए यद्यपि कह करके ही उसको निकालिएगा। यद्यपि मुनि महाराज सर्वत्र भ्रमण करते हैं, फिर भी आज यहां पर आगमन हुआ। अब सर्वत्र भ्रमण करते हुए सब में आज तो नहीं आ सकता था, ये तो नहीं आ सकता था स्थान अगर सर्वत्र भ्रमण करते रहते, है ना। तो यद्यपि मुनि महाराज सर्वत्र भ्रमण करते हैं पर आज यद्यपि मुनि महाराज सर्वत्र भ्रमण करते हैं पर आज यहां पर आगमन हुआ, तो यही हमारे लिए आज की सबसे अच्छी काल लब्धि कहलाई, है ना। तो आगमन हुआ तो वो काल लब्धि हो गई। तो मुख्य तो आगमन का जो उपादान कारण है वो होगा, बाकी का जो भी दिन होगा जिसके हिस्से में जो दिन पड़ेगा वो उसकी काल लब्धि हो जाएगी। तो
काल अवधि से तो दिन के निर्धारण नहीं हो सकते ना। हमने अगर दिन निर्धारण कर दिए, आज का दिन यहाँ, कल का दिन वहां, तो ये उपादान बल से हुआ, ना कि काल अवधि के बल से। हाँ तो काल अवधियां भी तो उपादान बल से ही चलती है ना। ये समझाने के लिए कह रहा हूं उदाहरण ये, कि उपादान ही तो काल अवधियों का निर्माण कर रहा है। भाई हमें जाना है तो हमें जाना है, तो हमें आज शाम को जाना है कि कल सुबह जाना है, तो ये उपादान के बल से ही तो ये काल अवधि का निर्धारण होगा। तो आप कहो कि काल अवधि शाम की नहीं थी इसलिए आप नहीं आए, तो ये फिर जो है, हाँ बैठेगा नहीं, ये तो फिर हालांकि वाली बात हो जाएगी, हल्के वाली बात हो जाएगी। हालांकि वाली बात तो हल्के वाली बात होती है तो वास्तव में तो क्या है, जब आप आओगे तभी ये काम होगा, तभी जो है कहेंगे कि हाँ आप आ गए, वही दिन हमारे लिए मंगलमय हो जाएगा जब आप आ जाओगे। तो हालांकि कहोगे तो हल्के में चला जाएगा, फिर आपकी बात में दम नहीं कहलाएगी है ना। हाँ, इसके लिए तो आपको ठोक करके कहना पड़ेगा हाँ, हालांकि आज आ गए, हाँ हाँ, पर जाएंगे 3 दिन में, तो आपको वहां पर वास्तव में लगाना पड़ेगा, है ना, तब थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ आप में दम है तो हालांकि जो है वो हल्की चीज में लगाया जाता है कुल मिलाकर के। तो ये भाषाएं भी अच्छी हैं, इनके प्रयोग भी अच्छे से इसी तरह से करना चाहिए। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।